तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चैनशन वो शुईरोंग की शादी की सेरेमनी को रोकने के लिए जाने वाला होता है, मगर मिस मुयू वो उसे बाहर ही रोक लेती है और एक इल्यूजन के अंदर फंसा देती है। मगर चैनशन भी हार मानने वाला नहीं था, वो उस फॉर्मेशन का भी हल निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन से वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक और ट्रैप के अंदर फंस गया है। मगर वहाँ पे मौजूद ड्रैगन वो उसे मारने की कोशिश करता है तो चैनशन वो उसके साथ भी डील कर लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगा और बदले में वो ड्रैगन उसे उस ट्रैप से बचाकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद चैनशन जैसे ही बाहर आता है तो वो जाने अनजाने में सीधा इम्प्रेस टियान हाई के पास जा पहुँचता है और एक गमला जब उसके ऊपर गिरने वाला था तो वो उसके ऊपर से वो गमला भी हटा देता है। और जब वो पैलेस के अंदर पहुंचता है तो वहां पर शादी की बिल्कुल लास्ट वाली सेरेमनी जारी होती है, जिसमें सबसे पूछा जा रहा होता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इतने में चैनशिंग वहां पे एंट्री लेता है और कहता है कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। ये देखकर वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का है कौन। आधे से ज्यादा लोग तो उसे जानते भी नहीं थे कि ये कोई नेशनल एकेडमी का मास्टर है, मगर वो लोग कह रहे थे आखिर इस बंदे की हिम्मत तो देखो, ये शुयू लोम की शादी में ऑब्जेक्शन कर रहा है, शायद इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और इतने में जनरल भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या मजाक है, ऐसे ही कोई भी बंदा उठकर आएगा और मेरी बेटी की शादी को रोकने की कोशिश करेगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो गार्ड से कहता है कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो, मगर उन गार्ड से लड़ने के लिए यहाँ पर लुआ लोवो और टैंक 36 दोनों ही उसके सामने आ जाते हैं। ये देखते ही वो जनरल कहता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मैं बस तुम लोगों को एक क्रिमिनल की तरह डील करूंगा और तुम्हारे साथ भी वही अंजाम होगा जो क्रिमिनल्स के साथ होता है। इतने में अचानक ग्रैंड एल्डर बोल पड़ता है और वो कहता है कि इसमें बुराई की है, इस लड़के में कोई वायलेशन नहीं की है, ये लड़का कोई और लड़का नहीं बल्कि ये हमारी नेशनल एकेडमी का डीन है और इसे आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, मगर लेट आना किसी तरह की कोई वायलेशन नहीं, इसीलिए इसे बात करने दो, जो ये कहना चाहता है ये कह सकता है। मगर वहां पर मौजूद मिस्टर लियू कहता है कि ये तो ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो डीन कहता है हाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी ना किसी को तो एतराज होता ही है। अब ये मसला खुल ही गया है तो मेरे ख्याल से अब ये सबके सामने आ जाना चाहिए। ये सुनते ही मिस मुयू भी शांत होकर बैठ जाती है और फिर चैनशन उन लोगों से कहता है कि मैं इस हॉल के बाहर मौजूद था और मैंने सुना है कि लीशियन सेक्ट कांजून वो शुईरोंग से शादी करना चाहता है, मगर शुईरोंग तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक दोनों ही इस शादी के लिए राजी ना हो। यही वजह है कि मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। जब तक वो दोनों यहाँ पर आकर खुद एक दूसरे को शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये शादी नहीं होनी चाहिए। मगर लीशियन सेक्ट के मास्टर को ये बात काफी बुरी लगती है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम लीशियन सेक्ट और स्वैग के बीच के मामलात को इस तरह सबके सामने खराब कर दो। आखिर दोनों सेक्ट्स के बीच में तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो चैनशन कहता है कि मेरे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मैं शुयू रोंग का मंगेतर हूँ और वो मेरी मंगेतर है, इसीलिए उसकी शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, उन लोगों को यकीन ही नहीं आता कि चैनशन वो इस तरह का सरप्राइज देगा। जिसके बाद वो लोग चैनशन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम शुयू रोंग के मंगेतर हो। तो चैनशन उन लोगों को अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि सब लोगों के सामने आता है, तो वो लोग देखते हैं कि उसके ऊपर तो शू फैमिली के ग्रैंड एल्डर की सील लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि उसने खुद इस शादी को विटनेस किया है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर उस जनरल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और यहाँ पर फिर लुआ भी कहना शुरू कर देती है कि अगर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल असली है तो फिर यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि सब लोगों को धोखा दे रहा है, कोई तो है जो कि शायद अपनी बेटी को किसी और को बेच रहा है। वो बंदा एक जनरल है, उसे बैटलफील्ड के बारे में काफी अच्छी तरह मालूम है, मगर लगता है कि शायद वो अब एक बिजनेसमैन बन गया है। इतने में हमें दिखाया जाता है लीशियन सेक्ट के ग्रैंडसन को, वो अपनी चाय पीता है और वो कहता है कि भले ही ये शादी तुम लोगों के पेरेंट्स ने डिसाइड की थी, मगर अब यहाँ पे मेरे ब्रदर की शादी शुईरोंग के साथ हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने 3 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है और तुमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। मगर खैर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि शुयू रोंग किससे शादी करना चाहती है। इतना कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़का भी आ जाता है और वो अपने सीनियर ब्रदर के बारे में कहता है कि सब लोग जानते हैं कि मेरा सीनियर ब्रदर क्यूशन और शुयू रोंग वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि शादी शुयू रोंग और क्यूशन के बीच में हो। जानते हैं कि लव गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता है। भले ही तुम्हारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट है, मगर उसके बावजूद भी शुयू रोंग तुमसे शादी नहीं करेगी। अगर तुम शुयू रोंग की रिस्पेक्ट करते हो तो फिर तुम्हें उसकी शादी में इस तरह टांग अड़ानी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है एक व्हाइट क्रेन जो कि उड़ते हुए सीधा उस पैलेस के अंदर आ जाती है
उस व्हाइट क्रेन को देखते ही सब लोग समझ जाते हैं कि ये तो शिव रोंग की व्हाइट क्रेन है, और वहाँ पे मौजूद ल्यूशन सेक के लोग कहते हैं कि ये वही व्हाइट क्रेन है जो कि सीनियर सिस्टर हमारे ब्रदर क्यूशन के लिए भेजा करती थी। मगर हमें दिखाया जाता है उस व्हाइट क्रेन के मुंह में रेड फ्लावर होता है, और वो क्रेन सीधा चैनशंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और चैनशंग वो अपने हाथों से उसे सहलाता है। तो वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि व्हाइट क्रेन चैनशंग के पास कैसे चली गई। मगर हम देखते हैं कि वो रेड फ्लावर जब ऊपर आता है तो उससे फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और हमें फिर एक प्रोजेक्शन बॉडी दिखाई देती है जो कि असल में शिव रोंग की बॉडी होती है। उसे देखकर चैनशंग भी हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं था कि शिव रोंग वो इतनी खूबसूरत होगी। मगर शिव रोंग यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरी शादी के बारे में मालूम नहीं था कि मेरी शादी किसी और के साथ डिसाइडेड है, इसीलिए मैं कैन जुन के साथ शादी करने के लिए मान गई थी। पर क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी शादी मेरे ग्रैंडपा ने बहुत पहले ही डिसाइड कर दी थी और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं कैन जुन के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मंगेतर तो चैनशंग है और मैं कैन जुन की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो एक अच्छा वॉरियर है। मगर क्योंकि मेरी शादी पहले से ही डिसाइडेड है तो इसीलिए मैं कैन जुन के साथ शादी नहीं करना चाहती। ये कहने के बाद उसकी प्रोजेक्शन बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और सब लोग समझ जाते हैं कि शिव यू रोंग वो अब चैनशंग से शादी करना चाहती है, जिस पर चैनशंग भी काफ़ी खुश होता है और टैंक 36 पर उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या कहा था तुम लोगों ने, प्यार तो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती होता है। मगर लीसन सेक का मास्टर वो गुस्से में भड़क जाता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। शिव यू रोंग के पास फिनिक्स ब्लड लाइन है और मेरे बेटे के पास ड्रैगन ब्लड लाइन है। अगर ये दोनों आपस में शादी करते हैं तो हम लोग आगे चलकर डीमंस को साथ मिलकर सप्रेस कर सकते हैं। ये शादी नॉर्थ और साउथ को एक साथ जोड़ देगी। तुम लोगों को मालूम भी नहीं है कि डीमंस को रोकना कितना मुश्किल काम है। वहाँ पे हर एक बंदे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इस एक शादी की वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जबकि ये लड़का तो बिल्कुल बेकार और घटिया है। इससे शादी करके शिव रोंग अपनी इंसल्ट करवाएगी। मगर फिर लू कहती है कि तुम लोग ऐसी बेकार की बातें करके या हमारी इंसल्ट करके शिव रोंग के साथ शादी नहीं कर सकते। मगर चैनशंग उससे कहता है कि इन लोगों के साथ आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग वैसे भी अपनी इंसल्ट करवा चुके हैं। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि मुझे बात करने दो, तो चैनशंग कहता है कि नहीं, हम लोग अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते। मगर टैंक 36 कहता है कि मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो फौरन से ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें सबक सीखना है ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम हमारे होली मास्टर की मैरिज सील को डिनाई कर रहे हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारे सेक का एक होली मास्टर है और उसकी सील को डिनाई करना यानी कि मेरी जेन फैमिली के मास्टर की इंसल्ट करना है। मगर लीसन सेक का मास्टर कहता है कि हम लोग सिर्फ डीमंस को रोकना चाहते हैं। मगर टैंक 36 कहता है कि शिव फैमिली कभी भी डीमंस को रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर नहीं गई, ना ही वो कभी जाएगी। और तुम्हें लगता है कि इस शादी से नॉर्थ और साउथ एक साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर वो मास्टर कहता है ये लड़का एक अड़ियल किस्म का लड़का है। तो फिर टैंक 36 कहता है कि तुम भी पागल और सन की बुड्ढे हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक राइटियस मास्टर हो, मगर तुम यहाँ पर एक विलन बन चुके हो। ऊपर से तुम्हें तो जरा सी शर्म भी नहीं आ रही। ये बात तो लीसन सेक के मास्टर को चौंका देती है। वो कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरे लीसन सेक के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। मगर टैंक 36 पर चैनशंग से कहता है कि बताओ कैसा दिया, तो लू इशारा करके कहती है जबरदस्त। मगर लीसन सेक का मास्टर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में उन लोगों से कहता है कि मैं आज अगर तुम लोगों को यहाँ से जाने दूं तो मैं एक बाप का हूं ही नहीं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उन लोगों को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है। वो एक बड़ी सी सॉर्ड लोगों की तरफ थ्रो कर देता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पर वो तीनों के तीनों डिसाइपल्स बिल्कुल हैरान खड़े हुए होते हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वो लोग इस अटैक को कैसे रोकेंगे। मगर अचानक से एक वॉरियर आता है और वो एक पंच के साथ उस जायंट सॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ में लीसन सेक के मास्टर को भी उठाकर दूर फेंक देता है। और वहाँ मौजूद लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा जो कि उस स्वॉर्ड को आकर डिस्ट्रॉय करता है वो कोई और नहीं बल्कि वो एक हेवनली जनरल जिन यू होता है। ये 4 हेवनली जनरल्स का लीडर भी है। मगर वो लोग कहते हैं कि ये तो बाइडी सिटी में एम्परर के साथ हुआ करता था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जनरल यहाँ पे कैसे आ गया और ये इन लोगों का साथ क्यों दे रहा है।
और मिस मोयू कहती है, अगर जिन यू यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है ये लड़की जरूर ये एक प्रिंसेस है। सब लोग लू की तरफ देख रहे होते हैं तो लू कहती है, मास्टर मुझे माफ करना, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी, पर अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको रिवील करती है और कहती है कि मेरा नाम बाई है और मैं बाइडी फैमिली की प्रिंसेस हूँ। उसे वहाँ पर इस तरह देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं और लू सबको बताती है कि और मेरी मदर वो बाइडी टेक की एक ग्रेट प्रिंसेस है और मेरे फादर का नाम बायशियो है। उसका नाम सुनने के बाद सब लोग बिल्कुल झुककर उसके आगे ग्रीट करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसके सामने कुछ बोल पाए। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद शू यूरोक के फादर को भी उसके आगे झुकना पड़ जाता है। और यहाँ पर लू लुओ वो सब लोगों से बताती है कि मेरी फैमिली अब सिर्फ चर्शैंग है और वही मेरा मास्टर भी है। वो चर्शैंग को इशारा करती है कि अब मैं सब कुछ हैंडल करती हूँ, जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग राइटियसनेस की बात करते हो ना, तुम लोग भूल गए हो कि मेरी फैमिली ने नजर रन डीमन रेस को हराने के लिए अपने सैक को कितना हद तक फैलाया है। हम लोगों ने न जाने कितनी ही विक्ट्रीज हासिल की हैं, वो भी डीमंस को पीछे सप्रेस करके और उन्हें अपनी टेरिटरी से निकाल कर। और सिर्फ हमारे डीमन रेस और ह्यूमन रेस ही वो रेस है जो कि मॉन्स्टर्स से हमेशा साइड बाय साइड आ रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि 1.8 मिलियन सोल्जर्स ने नॉर्दर्न टेरिटरी में अपना खून बहाया है। नॉर्दर्न डीमंस और ह्यूमंस वो हमेशा एक साथ मिलकर काम करते आ रहे हैं और हमेशा से मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलते आ रहे हैं। हमारा एक एटर्नल अलायंस है जिसके जरिए हम लोग पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर राइटियसनेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राइटियसनेस सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटियसनेस को मेरे मास्टर के खिलाफ यूज कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकती हूँ कि मेरी फैमिली क्या वो ज्ञानजोंग की फैमिली से ग्रेट नहीं है? अगर शिए यू रोंग वो मेरे मास्टर चैनशैंग के साथ शादी करती है तो इससे नॉर्थ और साउथ इकट्ठे हो ही जाएंगे। मगर तुम लोग तो यहाँ पर राइटियसनेस के नाम पर उस शिए यू रोंग को फोर्स कर रहे हो कि वो क्यून शेर के साथ शादी कर ले। कितनी शर्म की बात है, तुम लोग किसी की मंगेतर की शादी किसी के साथ जबरदस्ती करवा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लिश सेक का मास्टर वो कोई डीमन जासूस है। ये सुनकर लिश सेक के मास्टर को भी एक झटका सा लगता है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ तक कि लव लुओ वो अपने मास्टर से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और टैंक 36 के जो अपने फेलो डिसाइपल्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या हरकत की है, फौरन से माफ़ी मांगो वरना तुम्हें अपने सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। तो टैंक 36 कहता है, मुझे ऐसे सेक्ट में रहना भी नहीं है जो कि मुझे बात करने की इजाज़त तक नहीं देता। ये कहने के बाद वो अपना सेक्ट का टोकन फेंक कर वहाँ से चला जाता है और अपनी हेवनली डाओ एकेडमी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जिसके बाद उसका साथी कहता है कि अगर तुमने हेवनली डाओ एकेडमी को छोड़ दिया तो तुम ग्रेट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और फिर हमें यहाँ पर लव लुओ की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि उस टाइम पे किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि नेशनल एकेडमी का मास्टर और उसके डिसाइपल आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, मगर वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पर चर्शैंग वो टैंक 36 से कहता है कि मेरी नेशनल एकेडमी वो ग्रैंड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो टैंक 36 कहता है, ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारी नेशनल एकेडमी का हिस्सा हूँ। जिस पर लव लुओ बहुत खुश होती है कि फाइनली अब हम लोग 4 हो गए हैं। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिश सेक के वो डिसाइपल्स वो उन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुम लोगों ने नेशनल एकेडमी को दोबारा से ओपन किया है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी नेशनल एकेडमी में कितना दम है। बदकिस्मती से हम लोग ग्रीन फीस्ट को अटेंड नहीं कर पाए थे, मगर आज रात हम लोग 3rd नाइट पर ये सब कुछ देखना चाहेंगे। मैं अपने लिश सेक की तरफ से नेशनल एकेडमी को इनवाइट कर रहा हूँ कि हमारे साथ 2-2 हाथ करके एक मुकाबला करके देख ले। ये सुनते ही टैंक 36 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने प्यार से बुलाओगे और हमसे बदला लेना चाहोगे तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो वो डिसाइपल कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने मेरे सेक की इंसल्ट की है और एक डिसाइपल होने के नाते मैं अपने सेक की इज्जत को वापस लाना चाहता हूँ
और उसके लिए मैं तुम लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर चेशेंग कहता है कि आखिर तुम लोग ये सब क्यों करना चाहते हो? तो वो लड़का बताता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी नेशनल एकेडमी वो ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है कि तुम अपनी मैरो क्लेंसिंग रिफाइनमेंट में फेल हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक मार्शल आर्ट कंपटीशन बहुत ही अच्छी चॉइस है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि तुम एक डिजर्विंग हस्बैंड हो सकते हो या नहीं। हमारी तरफ से दो वॉरियर्स फाइट करने के लिए आएंगे और हम पीछे खड़े होकर उन्हें कमांड करेंगे। क्या कहते हो इसके बारे में? मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, इसने 3000 डाओ स्क्रिप्चर को पढ़ रखा है, इसके साथ फाइट करना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है। मगर चेशेंग कहता है ये कॉम्पिटिशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे अभी के अभी शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद लू कहती है कि मास्टर मुझे जरा पहले जाने दीजिए, मुझे फिर बाद में किसी और काम के लिए भी जाना है। मगर टैंक 36 कहता है कि नहीं, मैं सबसे पहले जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे नया आया हूँ। ये कहने के बाद वो चेशेंग के कान में कहता है कि तुम्हें पता भी है ना कि ये तीनों ही वॉरियर्स हजूरा रैंकिंग के टॉप लिस्ट में आते हैं। यहाँ तक कि इनमें जो सबसे ज्यादा वीक लड़की है वो भी 11वें नंबर पर आती है। इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम लोग इनके मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बुरी तरह से पिट जाएंगे। तो वो चेशेंग कहता है बस तुम सिर्फ मेरी कमांड को फॉलो करना। ये सुनते ही टैंक 36 कहता है अरे वाह, तुम तो अभी से ही एक मास्टर की तरह बोलने लगे हो। और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि लिश सेक की तरफ से एक लड़की आती है और उसके हाथ में एक जायंट स्वॉर्ड होती है। इतने में वहां पर ग्रैंड एल्डर बाकी मास्टर्स के साथ भी आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम बच्चे इस तरह ही डिसाइड करना चाहते हो तो फिर ये फैसला तो एक ही मैच में डिसाइड हो जाएगा। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और टैंक 36 वो लड़ने के लिए फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और हमें बताया जाता है कि वो अब 11वें रैंकिंग की वॉरियर के साथ फाइट करेगा, जो कि तकरीबन उसके लिए इम्पॉसिबल है। मगर सब लोग इस हिस्टोरिकल मैच को देखना चाहते थे क्योंकि दोनों की रैंकिंग के बीच में जमीन और आसमान का फर्क था। यहाँ पर हम लॉक चेशेंग को देखते हैं, वो भी सेम उसी तरह ही अपनी आंखें बंद करता है जैसे कि लिश सेक का एल्डर सन करता है। दोनों ही अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड के जरिए गेम खेलते हैं। सबसे पहले चेशेंग अपनी चाल चलता है और वो वाटर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करवाने का कहता है। तो यहाँ पर वो दूसरा वॉरियर अपनी सिस्टर से माउंटेन क्लाउड राइज टेक्निक को यूज करने का कहता है। इस तरह वो दोनों ही डिफरेंट टेक्निक यूज करके एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि टैंक 36 को पहले अटैक में थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, जिस पर वो कहता है कि इसकी आयरन स्वॉर्ड बहुत ही हार्ड है। जिसके बाद वो लड़की दोबारा से अटैक करने के लिए आती है तो चेशेंग उस अटैक को डॉज करने को कहता है और फिर दोनों तरफ से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ चेशेंग और वो दूसरा लड़का दोनों ही माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी अच्छी तरह से मालूम था कि कौन किस तरह की चाल चल रहा है। दोनों ने ही 3000 डाउ स्क्रिप्चर को लीड किया हुआ था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक बहुत ही पावरफुल विंड टॉर्नेडो यूज करती है जिससे वो टैंक 36 को अपने करीब तक नहीं आने देती। और शशि कहता है कि इतनी हैवी स्वॉर्ड इतनी आसानी से यूज कर रही है, ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। शायद ये क्याजिंग डोंगलिंग कंट्री की एक स्वॉर्ड टेक्निक है। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने छोटे से सेक के एक डस्ट कैनन टेक्निक को यूज करोगे। वो फौरन से हैंगजियांग थर्ड स्वॉर्ड मूव को यूज करने का कहता है। तो यहाँ पर टैंक 36 वही टेक्निक यूज करता है जिससे वो लड़की बाल बाल बचते हुए उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेती है। ये देखकर लिश सेक का वो लड़का कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास मेरी इस टेक्निक का सोल्यूशन मौजूद है। मगर चेशेंग कहता है कि मेरी बचपन से ही तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी सर्कुलेशन को अपने डिसाइपल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता और ना ही मैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी को मेडिसिन को स्टडी करने में गुजार दिया है, जिसकी वजह से मैंने मेरे के बारे में भी काफी कुछ सीखा है। इस पर वो लड़का कहता है अच्छा, तो ऐसा है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर होने के साथ साथ एक फिजिशियन भी हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ही वॉरियर्स की आपस में फाइट को देखकर सारे मास्टर्स चौंक गए थे कि मास्टर जुओ की बुचर टेक्निक वो एम्परर की स्वॉर्ड टेक्निक के आगे बिल्कुल बेकार हुआ करती थी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेक्निक्स काफी इवॉल्व हो चुकी हैं। मिस्टर ल्यू कहता है कि डीन अब इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो डीन कहता है कि भले ही ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, मगर उसके बावजूद भी ये लोग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं और इनके स्किल्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आगे चलकर बहुत बड़े स्वॉर्ड मास्टर्स बन सकते हैं। ये बात उस जनरल को और मिस मोयू को काफी हैरान कर देती है और वो लोग कहते हैं कि टैंक 36 वो हाल ही में वेस्ट से वापस आया है। वो जो मूव यूज कर रहा है पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है कि चेशेंग वो उसे गाइड करते हुए इवनिंग क्लाउड गैदरिंग टेक्निक को यूज करने के लिए कहता है। देखते ही टैंक 36 फौरन से उस टेक्निक को यूज करने लगता है। तो दूसरी तरफ से वो लड़की एक फॉर्मेशन के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। तो फिर चेशेंग माउंटेन शॉट टेक्निक को यूज करने का कहता है, जिसे सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि इवनिंग क्लाउड ने के बाद ये माउंटेन टेक्निक को यूज कर रहा है। वो अपनी सिस्टर से कहता है तुम जरा संभल कर रहना। मगर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर के सामने बहुत सारे सूखे पत्ते आ जाते हैं, जिस पर उसे नजर नहीं आता कि टैंक 36 कहां से अटैक करने वाला है। इतने में टैंक 36 एक आग के गोले की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हर डायरेक्शन से आकर हमला कर रहा होता है।
ये देखते ही वो लड़के भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप है, मगर उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करती है। और चेंचेंग के साथ कंपटीशन करने वाला वो लड़का कहता है कि अगर हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड कर लें तो इस लड़के की एनर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की टैंक 36 के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, मगर चेंचेंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा। मगर यहाँ से वो लड़की टैंक 36 को रोकने के लिए उसकी सोर्ड के सामने अपनी सोर्ड ले आती है और दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़की को पीछे हटा देता है और कहता है कि मुझे कोई और टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, मगर चेंचेंग उसे डिस्टेंट माउंटेन सोर्ड टेक्निक यूज़ करने के लिए कहता है। जिसके बाद टैंक 36 उसके दूसरी तरफ जाकर उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है और उसकी वजह से उस लड़की के हाथ से वो सोर्ड नीचे गिर जाती है और चेंचेंग बहुत ही आसानी से ये बाजी पलट देता है और वो लड़का अपने सिस्टर की ये हालत देखकर अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद टैंक 36 कहता है कि क्या मैं जीत गया? मैं जीत गया तो इसका मतलब है नेशनल एकेडमी जीत गई। और ग्रैंड एल्डर सबके सामने अनाउंस करता है कि ये मैच नेशनल एकेडमी ने जीत लिया है। दूसरी तरफ लिशन सेक की वो लड़की अपने भाइयों के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने अपने सेक की इज्जत को ख़राब कर दिया है। मगर उसका सीनियर ब्रदर कहता है हार और जीत लड़ाई का हिस्सा है, मगर अभी भी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, हम लोग ये मैच जीत कर जाएंगे। और फिर वहाँ पे मौजूद लिशन सेक का सेकंड सन कहता है कि ये गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम लोग सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे, अब बारी है रियल स्ट्रेंथ शो करने की। ये कहने के साथ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर लू लवू कहती है क्या तुम वाकई में अपनी स्ट्रेंथ मेरे अगेंस्ट शो कर पाओगे? वो लड़का कहता है हम लोग लिशन सेक के सोर्ड मास्टर हैं, हम लोग अपने सेक की इज्जत को वापस लाकर रहेंगे और हम किसी से हार मानने वाले नहीं। और यहाँ पर वो ग्रैंड एल्डर कहता है कि लू लवो 9th रैंकिंग की वॉरियर है और वो लड़का 4th रैंकिंग का वॉरियर है, दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। और टैंक 36 कहता है कि इस लड़की को स्वॉर्ड टेक्निक बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बाय फैमिली से बिलोंग करती है तो इसके पास खुद की अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं। और यहाँ पर लू कहती है कि मैं तुम लोगों को 7 डिवाइन एबिलिटीज में से अपनी एक डिवाइन एबिलिटी शो कर देती हूँ। मैंने पहले अपनी ट्रू पावर शो नहीं की थी, मगर अब क्योंकि ग्रैंड एग्जामिनेशन आने वाला है तो मैं अपने ट्रू पावर सबको शो कर देती हूँ। वो जैसे ही अपनी एनर्जी का हल्का सा ब्लो रिलीज करती है तो वो एनर्जी ब्लो इतना ताकतवर होता है कि वो सामने मौजूद किन युवान उसे रोक नहीं पाता, मगर उसका सीनियर ब्रदर फिर उस अटैक को रोकता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कि इस लड़की ने इतनी पावरफुल टेक्निक को इतनी आसानी से कॉम्प्रिहेंस कर लिया है, ये काफी काबिले तारीफ है। और लू कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा ब्रदर, आप तो टोंग्रिम में हैं। मगर दूसरी तरफ वो ब्रदर कहता है कि लव अपने नए मास्टर के अंडर में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है, जिसका मतलब ये है कि चेंचेंग एक नया डीन बनने के लायक है और वो इसे डिजर्व करता है। ये कहने के बाद वो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को लेकर फौरन से वहां से चला जाता है। और यहाँ पर चेंचेंग कहता है कि इस लड़के ने प्रोफाउंड रियल आर्म को अचीव कर लिया था, मगर उसके बावजूद भी इसने इस लड़ाई में कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये लड़का अच्छे नेचर का लड़का है। मगर यहाँ पर टैंक 36 कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी शानदार थी? आज रातों हम लोग इस जीत की खुशी में पार्टी करेंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है उनका वो चौथा साथी भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कौन लड़ने के लिए आया है, मुझे पता चला कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मुझे बस उसका नाम बताओ, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मगर वो लोग उसे इस तरह देखकर उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल आखिर में आया था। और एक सीनियर दूर खड़ा होकर उन्हें डांटते हुए कहता है तुम लोग जानते भी हो तुमने क्या हरकत की है, तुम लोगों को इसके लिए सजा मिल सकती है। मगर चेंचेंग वो अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां से चला जाता है और उस बंदे को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह बैठे हुए होते हैं और साथ में वहां पर काफी ज्यादा आतिशबाजी भी हो रही होती है। और वो लोग चेंचेंग से कहते हैं बताओ अब आगे का प्लान क्या है? तो वो डीमन वॉरियर कहता है मुझे पता है मास्टर क्या चाहते हैं, मास्टर आगे चलकर टॉप 10 डिसाइपल्स में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये सुनकर चेंचेंग कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं टॉप 10 डिसाइपल्स को हराकर अपनी जगह बनाऊंगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही एंड हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू डायनेस्टी का वो यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, वो चेंचेंग इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपने सामने मौजूद एक बेबस औरत को देखता है
और वो उससे कहता है कि चलो आज मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ, आज मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारी जिंदा चमड़ी उधेड़ूंगा और उसके बाद मैं चेंचिंग को भी खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद अचानक वहां पे एक और वॉरियर की एंट्री होती है। उसे देखकर जू डायनेस्टी का यंग मास्टर भी डर जाता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम तो वेस्टर्न बैटलफील्ड में गए हुए थे, तुम कब वापस आए। उसका ब्रदर वहां पर आकर कहता है कि यकीन नहीं आता, मेरे जाने के बाद तुमने जू डायनेस्टी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आउटसाइडर आए और मेरी जू फैमिली की इंसल्ट करे। ये कहने के बाद वो वहां से जाते हुए अपना स्पीयर उसके ब्रदर के शोल्डर पर मारते हुए कहता है कि अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जू फैमिली की इंसल्ट का बदला तो मैं खुद जाकर लूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन उस नेशनल एकेडमी को खोलता है। ये कहने के बाद जब वो बाहर जाता है तो बाहर उसकी आर्मी खड़ी हुई होती है, जिसके साथ वो कहता है कि चलो आज हम लोग नेशनल एकेडमी के उस नए मास्टर की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।